चलिए जी एक्सेस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे बेस थे और कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट जो से कुछ रह गए थे, और इस एक्सेस के मुतालिक जो से कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे वो भी आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 मैं करवा रहा हूँ, तो पहला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, वो उसी तरह से था जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको करवाए थे, ये भी उसी तरह की है, लेकिन फिर भी देखें इसका सोल्यूशन देखें। कहता है कि डायरेक्शन, कहता है कि रेट ऑफ चेंज फाइंड करो इस यू का, इस सरफेस का इस पॉइंट पर और इस डायरेक्शन में। सबसे पहले आपको जो वेक्टर दिया गया है, देखो फर्ज करो वो v वेक्टर है, इसको इस तरह से लिख सकते हो आप 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। वेक्टर को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो डायरेक्शन, हम लोग को डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन से मुराद यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर निकाल लो। तो क्या आएगा, वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो ये वेक्टर है ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, वो क्या आएगी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 8 और 1 9, तो क्या आया 2/3 अंडर रूट लेने के बाद 9 का 3 प्लस 1/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप। लो जी ये डायरेक्शन आ गया इस वेक्टर की। अब कहता है इस सरफेस पर रेट ऑफ चेंज फाइंड करो इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में। तो देखो u हम लोग को क्या गिवन है, u क्या गिवन है, u इक्वल्स टू y e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 1। हम लोगों को इसका क्या निकालना है, सबसे पहले ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट किसके इक्वल आएगा, ग्रेडियंट ऑफ u क्या निकलेगा, पार्शियल ओवर पार्शियल x इंटू यू प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल z, ठीक है। मैंने यहाँ पे z भी इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा यहाँ पे थोड़ी बात आप सुने कि वहाँ पे जो मैंने पहले जो सा आपको ग्राफिकल समझाया था उसमें जो z लिया था वो z लिया था f ऑफ एक्स वाई, लेकिन अब जो ये सरफेस हम लोगों को गिवन है ना ये वाली, ये u इक्वल्स टू f ऑफ एक्स वाई और z टाइप किया, और ठीक है। पिछले जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाए थे उसमें ये वाली सरफेस की टाइप थी। अब ये वाली सरफेस है जिसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। u को भी आपने डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू z, क्योंकि z यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लो जी पार्शियल ओवर पार्शियल z यहाँ पे क्या आएगा, y e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 1 इंटू k कैप। सॉरी यहाँ पे भी k कैप आएगा। चलो जी x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, देखो y कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अंदर क्या लग जाएगा, यहाँ पे अंदर क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, पहला वैसे ही दूसरे सारे की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 2x प्लस, अब दूसरा वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 1, दूसरा वैसे ही। पहले का आपने क्या कर देना, पहले की आपने क्या कर देनी है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या है आई कैप, और समझ आई है। ये सिर्फ इस दो पर मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x नजर आ रहा है, y तो एज ए कॉन्सेंट्रेट होगा, प्लस यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करोगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ इसमें और इसमें y इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो e की पावर माइनस एक्स उसी तरह से आएगा। तो पहले का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 और दूसरा एज इट इज, प्लस दूसरा पहला वैसे ही और दूसरे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आएगा 2y, यहाँ पे क्या आया j कैप, प्लस z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो ये दोनों ही कांस्टेंट है, तो y e की पावर माइनस एक्स, तो अंदर क्या आएगा ये 0 यहाँ पे आया 2z, और अंदर क्या बचा, ये हम लोगों ने निकाल लिया ग्रेडियंट वेक्टर। अब इस ग्रेडियंट वेक्टर को निकालना है आपने किस पॉइंट पर, 0 0 पे, 0 0 0 पे ग्रेडियंट वेक्टर निकालना है। तो ग्रेडियंट वेक्टर एट 0 0 0 क्या निकलेगा, जहां जहां पे x है, जहां जहां पे y है, जहां जहां पे z है, वहां पे क्या लगा देंगे 0 0 0। तो ये तो y की वजह से सारा 0 हो जाएगा, ये सारा तो y की वजह से ही, क्योंकि y बाहर पड़ा हुआ था तो y की वजह से सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि y की जगह पे भी 0 लगाना है। प्लस यहाँ पे जब 0 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 आया तो e की पावर 0 1 के इक्वल है, बाकी यहाँ पे 0 0 0 0, तो यहाँ पे 1 आया, तो 1 इंटू 1 1 आया, तो यहाँ पे क्या आया 1, और यहाँ पे y और y की वजह से सारा 0, तो यहाँ पे क्या आएगा j कैप, प्लस यहाँ पे y की जगह पे 0 लगाया तो सारा 0, तो क्या आंसर आया यहाँ पे j कैप, ओनली j कैप। तो ग्रेडियंट वेक्टर
एट पॉइंट 000 क्या निकला जे कैप। अब देखो उसने कहा था रेट ऑफ चेंज फाइंड करो, तो रेट ऑफ चेंज का फार्मूला क्या था, du/ds किस पॉइंट पर 000 पर, और डायरेक्शन कौन सी हम लोग को गिवन है, डायरेक्शन ये निकाल लिया, डायरेक्शन वी कैप। वो क्या फार्मूला था, ग्रेडियंट वेक्टर डॉट डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन से मुराद यूनिट वेक्टर। तो ये ग्रेडियंट हम लोगों ने निकाला है जे कैप डॉट ये यूनिट वेक्टर वी का क्या निकाला था, 2/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस 2/3 जे कैप। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो बाकी तो सारे जीरो, सिर्फ जे वाला मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आंसर आएगा 1/3। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ यू एट पॉइंट 000 इन द डायरेक्शन ऑफ वी, वो क्या निकली हमारे पास, कितनी निकली 1/3। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखें। कहता है कि यू का रेट का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो, इसका रेट ऑफ चेंज निकालो इस पॉइंट पर और इस डायरेक्शन में। तो बड़ा आसान सा है, तो देखो इसको सिर्फ आपने थोड़ा सा समझना, आंसर किस तरह से बनाना है। देखो सबसे पहले जो वेक्टर गिवन है v, उसको मैं कह देता हूँ ये -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। इसका यूनिट वेक्टर क्या निकलेगा, 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 4 8 और एक 1 3 आएगा, तो क्या आएगा -2/3 आई प्लस 2/3 और जे कैप। ओ पता चला है कि नहीं, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहा हूँ, -1/3 के कैप। तो ये डायरेक्शन आ गया। अब ग्रेडियंट वेक्टर निकालो, ग्रेडियंट वेक्टर क्या निकलेगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स क्या आएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक जी आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक जी, यहाँ पे क्या आएगा जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक। चलो जी इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा cos साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या है, cos हाइपरबोलिक x प्लस वाई, और फर्दर x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पे तो x है ही नहीं, सारा 0 प्लस y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा cos हाइपरबोलिक x प्लस वाई, और z में तो y है ही नहीं, सारा 0 प्लस यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में cos का डेरिवेटिव क्या है, cos हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या आएगा साइन हाइपरबोलिक। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं आता, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ आपने रिलेट नहीं करना। चलो जी ये वाला निकल आया ग्रेडियंट वेक्टर। अब ग्रेडियंट वेक्टर निकालना है आपने किस पॉइंट पर निकालना है, 101 पर। तो लो जी पुट करो, यहाँ पे आएगा कॉज एक्स की यहाँ पे 1 पुट किया, वाई की यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉज हाइपरबोलिक ऑफ 1 प्लस यहाँ पे भी आएगा कॉज हाइपरबोलिक ऑफ 1, एक्स की यहाँ 0, एक्स की यहाँ पे 1 और वाई की यहाँ पे 0 प्लस साइन जी की जगह पे 1 पुट करना है, तो क्या आएगा साइन हाइपरबोलिक जी की जगह पे 1, यहाँ पे क्या आया ठीक है। चलो जी हमने निकालना था डायरेक्शनल डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज ऑफ यू एट पॉइंट 101 इन द डायरेक्शन ऑफ वी कैप। तो क्या निकलेगा, वो निकलता है, तो क्या निकलता है ग्रेडियंट वेक्टर डॉट डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन से मुराद यूनिट वेक्टर। तो क्या आएगा ये इस सारे का डॉट लेना है इसके साथ। तो देखो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -2/3 कॉस हाइपरबोलिक 1 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो क्या आएगा 2/3 कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 1, साइन को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -1/3 साइन हाइपरबोलिक ऑफ 1। देखो ये यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो क्या आंसर आया -1/3 साइन हाइपरबोलिक ऑफ 1। अब देखो इसको आंसर किस तरह से बनाना है, पीछे से आंसर मैच किस तरह से करना है। तो du/ds एट पॉइंट 101 इन द डायरेक्शन ऑफ वी कैप। तो क्या निकला हमारे पास -1/3 साइन हाइपरबोलिक ऑफ 1। तो लो जी साइन हाइपरबोलिक का एक फार्मूला है, देखो साइन हाइपरबोलिक ऑफ x किसके इक्वल है, e की पावर x माइनस e की पावर -x ऑल ओवर 2।
ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ। क्या आएगा -1/3 e की पावर, अब ये x की जगह पे क्या आएगा 1 माइनस e की पावर -1 ऑल ओवर 2। तो क्या आया, ये क्या बना -1/6, ठीक है, 2 3 = 6, e की पावर 1 को e लिख सकता हूँ -1/e, ठीक है, पावर उलट थी, पावर नेगेटिव थी तो नीचे जाके पॉजिटिव कर दी, तो क्या आएगा -1/6, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा e की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई होने के बाद स्क्वायर एलसीएम कर रहा हूँ तो -1/e, तो क्या आंसर निकला 1 - e²/6e, ठीक है, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया 6e, 1 - e²/6e, ये हमारा आंसर है। आप यहाँ तक छोड़ना चाहते हो यहाँ तक भी ठीक है, आप यहाँ तक छोड़ना चाहते हो यहाँ तक भी ठीक है। अच्छा, कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट देखें अब, कि जब भी हम लोग जब रेट ऑफ चेंज निकालना शुरू करते हैं तो एक माइंड में क्वेश्चन राइज होता है कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज कहाँ पे होगा, किस पॉइंट पे होगा, किस डायरेक्शन में होगा, और मिनिमम रेट ऑफ चेंज, सबसे कम रेट ऑफ चेंज, कोई सरफेस कहाँ पे सबसे कम चेंज हो रही है, वो पॉइंट क्या होगी, वो डायरेक्शन क्या होगी, या एक पॉइंट ऐसा जिस पॉइंट पर या जिस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज होगा ही नहीं, जिस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज क्या निकलेगा 0। चलें जी, इस बारे में पढ़ते हैं कि कोई सरफेस किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी, किस डायरेक्शन में मिनिमम होगी, और किस डायरेक्शन में तो चेंज होगी ही नहीं या चेंज उसका 0 होगा। चलें जी, देखो जो फार्मूला मैंने आपको बताया था वो dF/ds किसी एक पॉइंट P0 पे और किसी एक डायरेक्शन V कैप पे फॉर एग्जांपल, तो उसका फार्मूला क्या आपने पढ़ा था, ग्रेडियंट वेक्टर एट पॉइंट P0 डॉट प्रोडक्ट विद दिस डायरेक्शन। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि पहला पॉइंट के मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज निकालना है हम लोगों ने, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज निकालना है हमने, वो किस डायरेक्शन में होगा, किसी एक पॉइंट पर किस डायरेक्शन में होगा। देखो जी, इस फार्मूले को मैं लिख सकता हूं P0 V कैप। देखो ये डॉट प्रोडक्ट की आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, ये एक पॉइंट P0 पर था, इसकी मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, ये एक यूनिट वेक्टर है, v यहाँ पे क्या था, यूनिट वेक्टर, वो पता है कि नहीं, v क्या था, एक यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या कहती है कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो 1, तो इसलिए इसकी मैग्नीट्यूड क्या निकलेगी 1, तो यहाँ पे निकाल सकता हूँ मैं डेल एफ एट पॉइंट P0 सिर्फ इसकी डायरेक्शन, इसकी मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, ये निकला dF/ds एट P0 इन द डायरेक्शन ऑफ V कैप। ये कोई भी यूनिट वेक्टर है, ये मैक्सिमम कब होगा, अच्छा यहाँ पे आपने कुछ समझना है कि मैंने एक सरफेस बनाई थी, ये वाली, ये इस टाइप की कोई एक सरफेस बनाई थी, और जो ग्रेडियंट वेक्टर है ना, मैं ग्रेडियंट वेक्टर को ना ज्यादा अच्छी तरह से अगली एक्सरसाइज के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ आप समझे कि जो ग्रेडियंट वेक्टर है ना वो इस सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल होता है, इस सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल होता है। ये सरफेस फॉर एग्जांपल f(x,y,z) है, कोई भी एक सरफेस है u, ठीक है, ये जो सा वेक्टर होता है ना किसी पॉइंट P0 पर अगर निकाल रहे हैं तो ये वेक्टर जो सा इस सरफेस पे क्या होता है, नॉर्मल होता है। और फॉर एग्जांपल मुझे कहा गया था कि इस डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर जो सा v वो इस डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में निकाल रहा हूँ, ये वेक्टर है, तो इस डायरेक्शन और इस नॉर्मल के दरमियान में ये जो एंगल है ना थीटा, ये वाला थीटा है ये, और मेरी बात समझ लग रही है, ये एक नॉर्मल वेक्टर है, और ये डायरेक्शन है, इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है ना वो है थीटा। अच्छा, ये वाली सारी चीज जो सी है ना वो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सा रेट ऑफ चेंज है ना वो मैक्सिमम हो जाए। देखो, अगर इस डायरेक्शन को उठा के अगर मैं इसके पैरेलल कर देता हूँ, इस डायरेक्शन को उठा के इसके पैरेलल कर देता हूँ तो एंगल कितना आएगा 0। दिस मीन्स दैट देखो यहाँ पे जो सा ये कॉस थीटा ना, ये हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू देता है। कॉस थीटा की जो सी मैक्सिमम वैल्यू है ना वो कितनी है 1। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो है 1। वो कहाँ पे 1 है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्या मतलब हुआ
कि इस डायरेक्शन को आपने उठा के इसके पैरेलल कर दिया, इस वेक्टर को उठा के आपने क्या कर दिया, इसके पैरेलल कर दिया, तभी तो ये थीटा जो सा वो जीरो हुआ है ना। दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तभी तो एंगल जो सा वो जीरो बनता है। तो cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू देगा जब थीटा क्या होगा 0 डिग्री। दिस मींस दैट इस यूनिट वेक्टर को आपने उठा के इसके पैरेलल कर दिया। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपने किसी सरफेस का मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज निकालना है तो आपने क्या करना है, उसका ग्रेडियंट वेक्टर निकालना है उस पॉइंट पर, और फिर उसकी जो सी मैग्नीट्यूड होगी ना उस ग्रेडियंट वेक्टर की, वो होगा मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज एट दैट पॉइंट। लो जी, जब मैं थीटा की जगह पे 0 पुट करता हूं ना तो क्या आएगा, देखो डेल एफ एट पॉइंट पी नॉट और कॉज 0 डिग्री 0, तो क्या निकलेगा, कॉज 0 की वैल्यू क्या आई 1, तो क्या है डेल एफ एट पॉइंट पी नॉट, यही तो निकला है। यहाँ पे क्या था 1। लो जी, जैसे मैंने थीटा इक्वल टू 0 पुट किया ना तो ये वाली जो सी चीज़ बन गई वो डी एफ ओवर डी एस पी नॉट पर क्या बन गई, मैक्सिमम। ये क्या बन गई, मैक्सिमम। तो एक बात आपने अभी याद रखनी है, मैंने अभी आपको बताई है कि जब भी आपने मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज निकालना है, किसी सरफेस का मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो आपने क्या करना है, उसके ग्रेडियंट वेक्टर की उस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेनी है, तो वो क्या होगा, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। और बात हमें लगी। अच्छा, इस फार्मूला को याद करना है। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि मिनिमम रेट ऑफ चेंज कहां पे निकलता है, मिनिमम रेट ऑफ चेंज कहां पे निकलता है, फार्मूला था हमारे पास डी एफ ओवर डी एस एट पॉइंट पी नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ किसी यूनिट वेक्टर के, क्या निकाला था हम लोगों ने, इस ग्रेडियंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो कि 1 इंटू कॉज ऑफ थीटा। अब देखो मिनिमम कब मिलेगा, जब ये कॉस थीटा हम लोगों को मिनिमम वैल्यू देगा। ये पूरे का इसका आंसर तो कुछ ना कुछ आना ही आना ना, इसको मैं अपने लिहाज से तो सेट कर ही नहीं ना सकता, लेकिन इस कॉस थीटा को तो मैं अपने लिहाज से सेट कर सकता हूँ ना, इसकी वैल्यूज का तो मुझे पता है क्योंकि ये बाउंडेड फंक्शन है। तो ये जो कॉस थीटा ना, ये पूरे का पूरा जो सा ये रेट ऑफ चेंज है ना, ये किसकी वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो कॉस थीटा की अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू है इसकी -1। और ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या है, -1। या अगर मैं आपको ग्राफिकली समझाऊं कि अगर देखो मैक्सिमम के लिए मैंने क्या किया था, इसकी डायरेक्शन को इसके पैरेलल किया था, लेकिन अब मिनिमम के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसकी डायरेक्शन को, इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को इसके क्या कर रहा हूं, ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं। और ठीक है, इस डायरेक्शन को उठा के मैंने क्या कर दिया, इसके ऑपोजिट कर दिया, इसके ऑपोजिट कर दिया, मतलब कि एंटी पैरेलल कर दिया इन दोनों वेक्टर्स को। तो क्या मतलब हुआ इसको कि इन दोनों के दरमियान में अब जो एंगल बना, इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बना वो कितना बना, 180 डिग्री। 180 डिग्री 180 डिग्री अगर यहाँ पे मैं पुट करता हूँ तो कॉस थीटा की वैल्यू तब क्या आएगी, -1। लो जी, पार्शियल एफ ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पॉइंट पी नॉट, यहाँ पे जब मैंने cos 180 किया तो आंसर आया -1। और वैसे भी हम लोगों को पता है कि cos की मिनिमम वैल्यू -1 है, क्योंकि ये पूरे के पूरी रेट ऑफ चेंज डिपेंड कर रही है किस पे, cos थीटा की वैल्यू पे, और हम लोग मिनिमम रेट ऑफ चेंज निकालना चाह रहे हैं तो cos थीटा की मिनिमम वैल्यू इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो कि -1 है। लेकिन ग्राफिकली अगर मैं समझाऊं तो इस यूनिट वेक्टर के दरमियान में और इस ग्रेडियंट वेक्टर के दरमियान में एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर यहाँ पे आप थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री पुट कर भी देते हो ना, तब भी आंसर -1 आएगा। तो क्या आंसर आया, ये मैग्नीट्यूड है, माइनस टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एट पॉइंट पी नॉट, मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पॉइंट पी नॉट की मैग्नीट्यूड। ये जैसे ही थीटा इक्वल्स टू 180 पुट किया ना, तो ये जो सी रेट ऑफ चेंज एट पॉइंट पी नॉट निकाला, ये कितना निकल आया, मिनिमम। ये कितना निकल आया, मिनिमम रेट ऑफ चेंज। आज के बाद आपने याद रखना है कि किसी सरफेस का आपने मिनिमम रेट ऑफ चेंज निकालना है तो आपने ग्रेडियंट वेक्टर निकालना है, उस पॉइंट को पुट करना है और उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड जो भी आएगी उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना है, मैग्नीट्यूड जो भी आएगी उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो वो आपके पास क्या निकलेगा, मिनिमम रेट ऑफ चेंज। ठीक है, डायरेक्शन उसकी एंटी पैरेलल टू द नॉर्मल वेक्टर है, और यहाँ पे इस केस में पैरेलल टू द नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और बात आपने समझनी है कि अगर मुझे 0 रेट ऑफ चेंज चाहिए, क्या चाहिए, 0 रेट ऑफ चेंज, 0 रेट ऑफ चेंज चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगा। अब देखो 0 रेट ऑफ चेंज किस तरह से निकाल सकता हूं, फार्मूला था हमारे पास क्या, डी एफ ओवर डी एस एट पॉइंट पी नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, क्या निकाला था, ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पॉइंट पी नॉट डॉट दिस डायरेक्शन। तो अगर मैं इसको फार्मूले को एक्सपेंड करता हूं, एट पॉइंट पी नॉट, इसकी मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर
की मैग्नीट्यूड 1 है इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब देखो मैंने आपको कहा है कि ये पूरे का पूरी रेट ऑफ चेंज किस पे डिपेंड कर रही है, कॉस थीटा की वैल्यू पे, और मैं फाइंड करना चाहता हूँ जीरो रेट ऑफ चेंज। तो जीरो रेट ऑफ चेंज तभी आएगा ना जब इसका सारे का आंसर क्या निकलेगा, जीरो। अगर ये इसको जीरो निकालना है तो फिर इसकी ये वाली साइड भी जीरो होनी चाहिए। तो जीरो कब होगी, या तो ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए, और ये वाला नंबर जीरो हो जाए, ये जो भी नंबर आएगा, या ये कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए। तो यहाँ पे जो सा ग्रेडियंट वेक्टर है ना, ग्रेडियंट वेक्टर एट पॉइंट पी नॉट, इसकी जो सी मैग्नीट्यूड है ये जीरो नहीं हो सकती। ये क्या नॉर्मल वेक्टर है, इसलिए नॉर्मल वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर है और ये नॉर्मल वेक्टर है, तो नॉर्मल वेक्टर की मैग्नीट्यूड कभी जीरो नहीं निकल सकती। जीरो उसी केस में निकलेगी जब ये खुद नल वेक्टर होगा, लेकिन नल वेक्टर की तो डायरेक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी होती है, जबकि नॉर्मल वेक्टर की तो डायरेक्शन है, नॉर्मल टू दी सरफेस है, इसलिए इसकी मैग्नीट्यूड जीरो नहीं निकल सकती। तो फिर क्या चीज जीरो निकलनी है, कॉस थीटा जीरो निकलना। तो कॉस थीटा जीरो कब निकलेगा, जब थीटा का आंसर क्या निकलेगा, π/2। बहरहाल ये मैंने आपको सिर्फ समझाया ग्राफिकल देखने के लिए कि अगर ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये नॉर्मल वेक्टर था, ये नॉर्मल वेक्टर था डेल एफ, और अगर एक डायरेक्शन हम लोगों को मिल जाती है, एक यूनिट वेक्टर मिल जाता है ये जो इसके परपेंडिकुलर है, तो तब जब रेट ऑफ चेंज निकालोगे df/ds इन द डायरेक्शन ऑफ पी नॉट एट द पॉइंट पी नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ वी कैप, वो जीरो निकलेगी तभी जब नॉर्मल वेक्टर ग्रेडियंट वेक्टर और यूनिट वेक्टर के दरमियान में एंगल कितना होगा। ये जीरो रेट ऑफ चेंज कब निकलेगा, जब इस यूनिट वेक्टर और इस नॉर्मल वेक्टर के दरमियान में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। आपने सिर्फ ये याद करना है, इसका कोई फर्दर फार्मूला नहीं है। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम निकाला था तो सिर्फ आपने ये निकालना है, मिनिमम निकालना है तो सिर्फ ये निकालने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना। लेकिन यहाँ पर कोई एज इट इज कोई फार्मूला नहीं है कि जीरो रेट ऑफ चेंज निकालना है। उसके लिए आपको एक क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कहा जाएगा कि जीरो रेट ऑफ चेंज किस डायरेक्शन में हो रही है, तो फिर वो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है मैं आपको अभी करवाने लगा हूं। बहरहाल इसके लिए एज इट इज कोई फार्मूला नहीं है, वो मैं अभी आपको करवाता हूं क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन कहता है लेट u इक्वल्स टू x स्क्वायर y स्क्वायर फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज। सबसे पहले कहता है कि जिस डायरेक्शन में ये u इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर जोन से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जोन से ये मैक्सिमम चेंज हो रहा है, वो डायरेक्शन निकालो, और उस डायरेक्शन को निकालने के बाद उसकी क्या निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज। डायरेक्शन निकालो और फिर उसकी क्या निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो। और आल्सो क्या कहता है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नो चेंज, कोई रेट ऑफ चेंज नहीं हो रहा किसी पॉइंट ए बी पर, वो भी निकाल के दिखाओ। और बात हमें लग रही है उसकी भी डायरेक्शन निकाल के दिखाओ। तो असल में एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज निकालना है या ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज निकालना है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज अगर आपने निकालना है वो किस डायरेक्शन में निकलता है, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि वो नॉर्मल वेक्टर के अलोंग निकलता है। वो किसके अलोंग निकलता है, नॉर्मल वेक्टर के अलोंग। अगर आपने ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज निकालना है तो वो किस डायरेक्शन में निकलेगा, किस डायरेक्शन में निकलेगा, ग्रेडियंट वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर के अलोंग। तो आपने क्या करना है, ग्रेडियंट वेक्टर निकाल लेना, ग्रेडियंट ऑफ यू निकाल लेना। क्या निकलेगा वो, एक्स के रिस्पेक्ट में आया 2x आई कैप, वाई के रिस्पेक्ट में किया तो 2y, और अब आपको निकालना तो आ ही चुका है ना ग्रेडियंट वेक्टर। पार्शियल एक्स यू आना था पर आई कैप आना था, पर पार्शियल वाई जे कैप आना था, वो मैंने इस तरह किया। तो कहता है किस पॉइंट पर निकालो, इस ए बी पर निकालो, तो पुट कर दो ए बी। तो क्या आंसर है, 2a आई कैप प्लस 2b जे कैप। तो ये आंसर है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ u इक्वल्स टू x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब कहते हैं इसकी मैग्नीट्यूड भी निकालो, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। क्या निकलेगा, 2a होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर, तो 2 कॉमन निकलेगा, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ, चलो यार देख लो क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2a होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर। तो क्या निकलेगा, 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर कॉमन तो 4 आएगा, 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या निकलेगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस तो बी स्क्वायर। तो दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब कहता है जीरो रेट ऑफ चेंज निकालो। अब कहता है किसी पॉइंट ए बी पर जीरो रेट ऑफ चेंज किस डायरेक्शन में होगी, वो डायरेक्शन निकाल के दिखाओ। अब इसको जरा आपने समझना है बात को, ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। देखो जब डायरेक्शन निकालना है तो मुझे एक आर्बिट्रेरी वेक्टर लेना पड़ेगा। देखो इसको अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा हो क्या रहा है, फर्ज करो ये एक सरफेस थी, ये नॉर्मल वेक्टर है, ये क्या है, ये नॉर्मल वेक्टर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल एफ है। ये नॉर्मल वेक्टर है इस सरफेस पे एट पॉइंट ए बी, जो पॉइंट गिवन है।
और ये फंक्शन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है, एक्स और वाई का। बहरहाल कहता है जीरो रेट ऑफ चेंज निकालो। इस पॉइंट पर ये सरफेस कहाँ पर चेंज हो ही नहीं रही, वो डायरेक्शन निकाल के दिखाओ। तो मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल वो इस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है। तो ये अगर मैंने ये डायरेक्शन दिया तो इसका कोई ना कोई वेक्टर होगा, ये कोई ना कोई वेक्टर होगा। तो मैं उस वेक्टर को लेट कर लेता हूँ, ये क्या है, एस टी है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट वेक्टर एस टी जोन है इज दी डायरेक्शन ऑफ जीरो रेट ऑफ चेंज। और बात हमें लगी, कोई आर्बिट्ररी वेक्टर ले लिया, अब उसको अपने लिहाज से मैं सेट करने लगा। देखो अगर ये वाला वेक्टर जोन्स है, ये जीरो रेट ऑफ चेंज है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जीरो रेट ऑफ चेंज आपने निकालना है, तो डेल एफ एट पॉइंट पी नॉट और डायरेक्शन जोन सी है, डायरेक्शन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, डायरेक्शन क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये यूनिट वेक्टर है, ये भी याद रखो, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। फॉर एग्जांपल मैं इसको एन कैप से कह देता हूँ, ये चलो एन कैप से कह देता हूँ, ये यूनिट वेक्टर है। डायरेक्शन हमेशा यूनिट वेक्टर को कहते हैं, और इसका यूनिट वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट क्या निकलना चाहिए, जीरो। तो देखो जीरो रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो जीरो रेट ऑफ चेंज तभी निकलेगा ना जब इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो सा डेल वेक्टर है, ये वाला डेल वेक्टर, ये डेल यू जो सा है, ये डेल यू एट पॉइंट ए बी, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है इस एस टी के साथ, वो क्या निकलना चाहिए, जीरो। तभी तो ये जीरो रेट ऑफ चेंज है, जब एंगल 90 डिग्री होगा तभी तो डॉट प्रोडक्ट जीरो कर रहा हूँ। तो इसका अगर मैं फार्मूला पुट करूँ, इसका अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो वो क्या निकली है, 2a आई कैप प्लस 2b जे कैप डॉट, इस एस टी को मैं लिख सकता हूँ एस आई कैप प्लस टी जे कैप, और ये आर्बिट्ररी वेक्टर लिया है। अगर डॉट प्रोडक्ट्स पे अप्लाई करूँ तो क्या निकलेगा, 2a एस प्लस 2b टी इक्वल्स टू जीरो। तो ठीक है, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन, ये 2 तो वैसे कैंसिल हो गया, तो क्या निकला यहाँ से ए एस इक्वल्स टू माइनस बी टी। इसको मैं लिख सकता हूँ एस ओवर टी, इसको टी को उठा के नीचे ले गया हूँ, तो माइनस बी ओवर ए। और बात हमें लगी है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल किया कि जीरो रेट ऑफ चेंज तभी निकलेगा जब इनका जो सा डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो निकलेगा। डॉट, यही तो यार फार्मूला था ना डी एफ ओवर डी एस का, तो यही जीरो पुट करना था, ये किसी पॉइंट पी नॉट पर जीरो निकलना था, तो इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो निकलना था। डॉट प्रोडक्ट जीरो तो एंगल 90 है, ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। बहरहाल अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं कि मैं इस एस को और इस टी को इन टर्म्स ऑफ ए और बी लिखूं। मैं चाहता हूं कि ये एस और इस टी को इन टर्म्स ऑफ ए और बी लिखूं। अब देखो मैं किस तरह लिखूंगा, ये लिखा हुआ है एस ओवर इस बी को, माइनस बी को उठा के नीचे ले आओ तो माइनस बी इक्वल टू टी को उठा के ले आओ तो बनेगा टी ओवर ए। और ये दो रेशियोज हैं, ये एस ओवर माइनस बी है, एस ओवर टी है, ये दो रेशियोज का आंसर सेम आ रहा है, इन दो रेशियोज का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये सम कांस्टेंट के इक्वल है, और सम कांस्टेंट के इक्वल हो सकता है ना, तो मैं लिख सकता हूँ एस ओवर माइनस बी इक्वल्स टू के और टी ओवर ए इक्वल्स टू के। यहाँ से एस की वैल्यू क्या निकली, माइनस बी के, तो हो गया ना, एस को मैंने इन टर्म्स ऑफ बी लिख दिया और टी को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ ए। अब इस एस और टी की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देता हूं, क्योंकि मुझे डायरेक्शन निकालनी थी ना, तो एस को भी बी में लिख दिया, टी को भी बी में लिख दिया। तो एस टी जोन्स है वो निकल आएगा, एस की जगह पे क्या आया, माइनस बी के, और टी की जगह पे क्या आया, ए के दोनों के दोनों में है, तो के को वैसे ही बाहर निकाल सकते हो आप, माइनस बी इंटू ए। तो ये वाला जो सा वेक्टर है ना, ये जो सा वेक्टर है माइनस ए बी, ये डायरेक्शन है, इज द डायरेक्शन ऑफ जीरो रेट ऑफ चेंज एट ए बी। और ठीक हो गया,
अच्छा यहाँ पे मैंने के क्यों बाहर निकाला, के यहाँ पर क्या है, स्केलिंग फैक्टर है, के यहाँ पे क्या है, स्केलिंग फैक्टर है। आप के की जगह पे वैल्यू चेंज करते जाओगे तो वेक्टर की लेंथ जो सी है बढ़ती या कम होती जाएगी, तो उससे हमें लेंथ से कोई कंसर्न नहीं है, लेंथ से हमें कोई भी कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ किससे कंसर्न है, उसकी डायरेक्शन से। तो डायरेक्शन इतनी भी बड़ी है, ये भी लिख सकते हो, ये भी हमारा आंसर है, ये लिख सकते हो, ये भी आंसर है। तो डायरेक्शन हमेशा यूनिट वेक्टर होता है, तो यूनिट वेक्टर के लिए मैंने जो सी उसकी मैग्नीट्यूड थी उसको मैंने वैसे ही बाहर निकाल लिया, के यहाँ पे क्या है, स्केलिंग फैक्टर है। चलो जी, एक एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव है कि अब एप्लीकेशन के तौर पे इसको किस तरह से आपने यूज करना है। कहता है जी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क, ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, चलो इसके बारे में भी चलो सुन लो। सेमी सर्कुलर डिस्क लिखा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। अब ये पता है कि अगर मैं इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन बनाता हूँ तो क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और दिस इज दी सर्कल, दिस इज द सर्कल विद द रेडियस 1। अब लेस देन इक्वल टू 1 से मुराद है, लेस देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 से मुराद है कि इसके अंदर वाला पूरा शेडेड रीजन, ये पूरा रीजन, ये बात आप याद रखो कि जब लेस देन इनइक्वालिटी यूज करेंगे तो रीजन को वो शो कर रहा है। अगली बात कहता है कि वाई लेस देन, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगली कंडीशन इसके साथ ही है कि वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, सिर्फ यहाँ पे अपर हाफ कोऑर्डिनेट, अपर हाफ क्वाड्रेंट में y क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये डिस्क है, ये वाली जो सी डिस्क है ना, ये जिस पे मैंने शेड किया, दिस इज द सेमी सर्कुलर डिस्क। ये हम लोगों का गिवन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज द सेमी सर्कुलर डिस्क इज गिवन बाय द फार्मूला। कहता है कि इस सेमी सर्कुलर डिस्क जो सा, ये जो सा अपर हाफ क्वाड्रेंट में जो टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो कितनी हुई है, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस 27। कहता है इस अपर सेमी सर्कुलर डिस्क के अंदर मैंने इस टेम्परेचर को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अंडर सर्टेन कंडीशन सबसे पहले कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज डी टी ओवर डी एस एट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0.1/2 इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। सबसे पहले कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपने क्या निकालना है, डी टी ओवर डी एस निकालना है और पॉइंट कौन सा गिवन है, 0.1/2। अब देखो जरा वो किस तरह से निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डी टी ओवर डी एस एट ए 0.1/2, और सबसे पहले तो आप देखो ना ये पॉइंट इसके अंदर आ भी रहा है कि नहीं, ये पॉइंट इसके अंदर आ भी रहा है कि नहीं, तो 0.1/2 यहाँ पे आ रहा है। ये वाला जो सा पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये है a 0.1/2 और 1/2। बहरहाल ये पॉइंट इसके अंदर आ रहा है। तो इस पॉइंट पर कितना टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो वो देखो वो किस तरह से निकालना है, अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकालना। वाई एक्सिस से मुराद है इसका यूनिट वेक्टर जो सा ना, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर आपको पता है वो क्या है, क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, जे कैप होता है। वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। मैं फॉर एग्जांपल इसको वी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। उसने कहा वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकालो, वाई एक्सिस के अलॉन्ग डी टी ओवर डी एस निकालो। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो तो जे है, तो डी टी ओवर डी एस निकालना, डी टी ओवर डी एस। अच्छा ये बात ना हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी की थी कि अगर आपने वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है तो आपने सिर्फ पार्शियल ओवर पार्शियल वाई निकालना है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई निकालना है और उसमें वो पॉइंट पुट कर देना और कुछ भी नहीं करना। तो अगर आपने रेट ऑफ चेंज निकालना है इन द डायरेक्शन इन एट पॉइंट 0.1/2 और इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप, तो आपने क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ पार्शियल ओवर पार्शियल वाई निकालना है इस फंक्शन का। ठीक है, आप वो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, पहले इसका ग्रेडियंट वेक्टर निकालो, फिर उसका यूनिट वेक्टर तो दिया है, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट लो, फिर भी यही निकलेगा। तो y के रिस्पेक्ट में इसका आंसर क्या निकलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 3y² और पॉइंट इसमें मैं पुट करना कौन सा, 0.1/2। तो 0.1/2 उसमें मैं पुट करूंगा तो क्या आएगा, ये सारा 0, और यहाँ पे 1/2 पुट करूंगा तो क्या आंसर आएगा, -3। अच्छा y की जगह पे 1/2 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 1/4। तो ये आपका क्या है आंसर है। अगला कहता है कि डी टी ओवर डी एस निकालो, इसी पॉइंट पर निकालना है आपने, इसी पॉइंट पर निकालना है और इस डायरेक्शन में निकालना है। अब देखो उसको किस तरह से करना है। पहला पार्ट है इसका कि डी टी ओवर डी एस तो आपने निकालना ही निकालना है, लेकिन वो निकालना किस पे है, एट 0.1/2 और डायरेक्शन हम लोगों को गिवन है कौन सी, 1-2, इस डायरेक्शन में निकालो। तो ये आपको करना आता है, ये आप लोगों ने खुद ही कर लेना। आपने पहले ग्रेडियंट वेक्टर निकालना है, उसमें ये पॉइंट पुट करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, ये आपने खुद ही करना।
तीसरा कहता है द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज एंड इट्स मैग्नीट्यूड। अब ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज किस तरह निकालना है, डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज क्या है, आपने क्या निकालना है, सबसे पहले नॉर्मल वेक्टर निकालना है। नॉर्मल वेक्टर में वो पॉइंट पुट करोगे तो वही है ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज की डायरेक्शन, और उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, आपको भी आती है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी करवाया। अगले में कहता है कि डायरेक्शन ऑफ आइसोथर्मल थ्रो ए। अच्छा, आइसोथर्मल से क्या मुराद है, देखो आइसोथर्मल से क्या मुराद है, चलो देख ही लो। आइसोथर्मल, आइसो से मुराद होता है सेम, और थर्मल से मुराद है टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल से मुराद है सेम टेम्परेचर, तो सेम टेम्परेचर से मुराद है कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का जब रेट ऑफ चेंज निकालोगे, किसी भी कांस्टेंट का जब आप रेट ऑफ चेंज निकालोगे तो वो क्या निकलेगा, जीरो। तो असल में ये जो क्वेश्चन उसने पूछा ना, डायरेक्शन ऑफ आइसोथर्मल थ्रो ए, इससे मुराद है कि डायरेक्शन ऑफ जीरो रेट ऑफ चेंज, डायरेक्शन ऑफ जीरो रेट ऑफ चेंज निकालो। आइसोथर्मल से मुराद है सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे चेंज निकालोगे तो वो जीरो निकलेगा। तो उसने असल में जो क्वेश्चन पूछा वो क्या है, द डायरेक्शन ऑफ जीरो रेट ऑफ चेंज। तो वो मैं अभी आपको निकाल देता हूँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है तो इसको मैं आपको भी निकाल देता हूँ। तो तीसरा वही वाला सारा सिस्टम है कि मैंने एक वेक्टर एस टी, एक वेक्टर जो सा यूनिट वेक्टर है एस टी मैंने पकड़ लिया कोई आर्बिट्रेरी, तो मैंने कह दिया कि इस डायरेक्शन में जीरो रेट ऑफ चेंज है। अगर इस डायरेक्शन में जीरो रेट ऑफ चेंज है तो इसका जो सा डेल वेक्टर है, मतलब कि नॉर्मल वेक्टर है टी, और इसका जो डॉट प्रोडक्ट है एस टी के साथ, वो क्या निकलना चाहिए, जीरो निकलना चाहिए। और ये पॉइंट भी चलो पुट कर लो, पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 1/2 पे उसने कहा है। तो ग्रेडियंट वेक्टर एट 0 1/2 क्या निकलता है, 0 1/2 पे ग्रेडियंट वेक्टर, चलो वो क्या निकलेगा हमारे पास, क्या निकलेगा हमारे पास, x के रिस्पेक्ट में करोगे सबसे पहले तो क्या आएगा, 6xy माइनस 0 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आया आई कैप, प्लस y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आएगा 3x² माइनस 3y², और यहाँ पे आया जे कैप। और इसमें जब मैं पॉइंट पुट करूंगा 0 1/2, तो 0 की वजह से सारा 0 और 1/2 पुट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा क्या, आपके पास आंसर आएगा -3/4 जे कैप। और इसका डॉट ले रहा हूँ किसके साथ, चलो इसको भी लिख लो वेक्टर फॉर्म में, एस आई कैप प्लस टी जे कैप इक्वल टू 0। अब देखो जरा, इसका जब डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो आंसर क्या आएगा, -3/4 इंटू टी इक्वल टू 0। कोई एस वाला तो है ही नहीं ना, यहाँ पे क्या था 0 आई कैप, 0 आई कैप की वजह से कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन 0, तो यहाँ पे टी का आंसर क्या आया 0। इस टी को इसमें पुट कर दो, एस टी हमारे पास क्या वेक्टर था, एस टी, एस को तो एस ही रहने दो, टी को पुट कर दो 0, और टी को पुट कर दिया 0, वही तो सिर्फ निकला, एस की वैल्यू निकली नहीं। अब इसमें से एस को कॉमन ले आओ, अंदर बचेगा 1 0। तो ये जो 1 0 है ना, 1 0 इज द डायरेक्शन ऑफ जीरो रेट ऑफ चेंज एट 0 1/2। तो 0.0 1/2 पर जीरो रेट ऑफ चेंज किस डायरेक्शन में है, 0 1 पर। चलो जी, यहाँ पे मैं करता हूँ एक्सेस को खत्म। बिल्कुल अगला क्वेश्चन जो सा वो बिल्कुल इसी तरह का ही है, उसमें टी की वैल्यू को उसने चेंज किया है, उसने टी की वैल्यू को चेंज किया और ए की वैल्यू को चेंज किया। क्वेश्चन बिल्कुल यही दोबारा से पूछे हैं, उसने कहा कि अगर टी ये हो जाए और पॉइंट जो सा वो चेंज किया वो हो जाए तो दोबारा से यही वाले क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करो। तो आपने वो खुद करना है, वो आपकी असाइनमेंट है। और ठीक है, समझ लगी, उम्मीद करता हूँ इस एक्सरसाइज को आपको समझ लगी है। और अगली एक्सरसाइज जो सी है वो नॉर्मल लाइन और टेंजेंट प्लेन पर है। तो टेंजेंट प्लेन को किस तरह से फाइंड करते हैं वो अगली एक्सरसाइज में देखेंगे। टेंजेंट प्लेन की जो सी इक्वेशन है वो कहाँ से आई है उसका प्रूफ देखेंगे, नॉर्मल लाइन की जो सी इक्वेशन है उसका प्रूफ देखेंगे, सब कुछ करेंगे। और अगली एक्सरसाइज इंशाल्लाह जल्द स्टार्ट करता हूँ मैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।